पहला टॉपिक ले रहे हैं। पहला यह कहें कि आज का टॉपिक जो है क्रॉनिक लेरिंजाइटिस। वर्तमान समय में यदि देखें तो सभी दूर पानी बहुत गिर रहा है और पानी गिरने के कारण अधिकतर लोगों को जो है गले से संबंधित बहुत सारी शिकायतें होती है। अब इन शिकायतों में कॉमन क्या होता है कि गला बैठ जाता है, कफ की शिकायत होती है, कॉमन कोल्ड की शिकायत बहुत ज्यादा होती है। अब एलोपैथी या किसी अन्य पैथी की हम बुराई नहीं करेंगे और जिसके बारे में ना चर्चा करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आकर के बात करते हैं कि जनरली होता ये है कि अन्य पैथियों में यदि हम दवाइयाँ देते हैं तो 2 से 3 दिन के पहले तो सबसे पहले सर्दी जाती नहीं है और यदि गले के अंदर सूजन या कोई अन्य प्रकार का इन्फेक्शन यदि हो गया है तो उसके लिए भी लंबा समय लग जाता है। यदि पेशेंट कम उम्र का है, 15-16 साल का है या उससे कम उम्र का है तो परिवार वाले जो है काफी गंभीरता से उस बीमारी को लेते हैं और पेशेंट के बारे में चिंता ज्यादा करते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट या तो हमारे हाथ से चले जाता है या हमारा ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होने से पेशेंट को ज्यादा तकलीफ होती है। अब हम अन्य पैथियों की बात कर रहे हैं कि जिनमें हम लोग दवाइयाँ देते हैं तो 3 से 5 दिन 7 दिन तक ये शिकायत कंटिन्यू बनी रहती है। दूसरी उसके साथ में एक और प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम ये होती है कि यदि गले के हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं तो कई बार ये होता है कि उसके गले के अंदर कफ बन जाता है और कफ जो है हमें रिलीज करने के लिए हायर एंटीबायोटिक या उससे संबंधित कोई दवाइयाँ जो आती है वो देना पड़ती है। अब यहाँ हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी में हम इस बीमारी को कम समय में बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि यह बीमारी होती क्यों है, यह शरीर के किस अंग में होती है। तो हम बात करें ट्रेकिया जो कि स्वर यंत्र जिसको कहते हैं, गले के अंदर ऊपर की ओर सभी लोगों ने देखा है ना। कोई अपने एरिया में कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है, तो यह अलग ही दिखता है। जब हम टार्च से या सामान्यतः उसका मुंह खुलवा करके देखते हैं पेशेंट का तो सामने दिखता है। तो यह ऊपर स्थित होने के कारण इसके अंदर जो है वोकल कार्ड जो स्वर तंत्रिकाएं होती है जिनके कंपन से हमारी वॉइस निकलती है। जब इसमें सूजन हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है तो गले में तकलीफ महसूस होने लगती है और पेशेंट को जो है बोलने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तब हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी में भी ट्रीटमेंट करें तो हमारे पास कुछ एक मेडिसिन जो है बहुत सारी रिजल्ट देती है जिनके ऊपर मैं बहुत ही जल्द आ रहा हूँ। इसके होने के क्रॉनिक लेरिंजाइटिस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सामान्यतः लंबे समय तक यदि कोई धूम्रपान कर रहा है जिसमें सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, हुक्का ये भी शामिल हो सकता है। या शराब का अत्यधिक सेवन करता है, वैसे लोग कहते हैं शराब पीने से बीमारियां नहीं होती, बाकी बीमारियां भी होती है। ये भी उतना ही सत्य है जितना सत्य है कि दारू पीने से बहुत सारी बीमारियां दब जाती है या खत्म हो जाती है। तो शराब का अत्यधिक सेवन यदि करते हैं तो वोकल कार्ड की जो ऊपरी परत जो है उसको नुकसान पहुंचता है और उसके कारण भी यह बीमारी हो सकती है। बार बार गले में इन्फेक्शन हो रहा है जिसमें बैक्टीरिया भी कारण हो सकता है, कोई वायरस भी हो सकता है या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये यदि कारण है तो भी आपको क्रॉनिक लेरिंजाइटिस हो सकता है। कुछ लोग हमारे देखने में ये आता है कि अत्यधिक आवाज का उपयोग करते हैं। मतलब अत्यधिक आवाज का उपयोग करना मतलब जोर जोर से चिल्लाना, गला सूख रहा है तो भी बोलते रहना, भाषण देते रहना, या गला सूख रहा है उस कंडीशन में भी गाने को कंटिन्यू गाते रहना। तो यह भी एक सामान्यतः कारण होता है। फिर इसके बाद एक मुख्य कारण आज की तारीख में देखने में आ रहा है। वर्तमान समय की मैं बात करूं, वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि यदि हम किसी घर का सर्वे करें और यदि उस घर में 5 एडल्ट यदि प्राणी हैं या 15-16 साल से लेकर के 70-80 साल तक के कोई भी 5 प्राणी हैं तो 5 प्राणी के अंदर आप देखेंगे 3 प्राणी आपको गैस्ट्राइटिस मतलब गैस एसिडिटी से पीड़ित मिलेंगे। और आज की तारीख में ये कहें कि गैस एसिडिटी से जो पीड़ित है वह गैस जो है नीचे से तो पास होती नहीं है, जो उसके लिए स्थान है, गैस पास होती है अक्सर ऊपर से। जब ऊपर से गैस पास होगी तो जो पेट का एसिड है वह भी ऊपर आता है। कई बार ये होता है कि थोड़ा सा भी खाते हैं तो गले में एसिड महसूस होने लगता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास भी इस टाइप के आते हैं कि उनको ये चीज महसूस होने लगती है।
तो जिसको हम GERD कहते हैं या एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, तो इसके कारण भी स्वर यंत्र को जो है तकलीफ या नुकसान पहुंचता है। धूल है, धुआं है, केमिकल है या प्रदूषण का लगातार संपर्क में बने रहना, यह भी एक कारण हो सकता है। या यूं कहें कि एलर्जी जो कि बार बार गले में इरिटेशन या खुजली पैदा करती है, उस कंडीशंस में भी यह हो जाता है। पुरानी नाक की समस्याएं जिसमें साइनोसाइटिस एक मुख्य कारण हो सकता है, जिसके कारण नाक बंद रहती है और इंसान जो है मुंह से सांस ज्यादा लेता है, तब भी क्रॉनिक लेरिंजाइटिस होने की शिकायत हो सकती है। अब हम बात करें कि इसके कारण लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है लगातार आवाज जो है पेशेंट की भारी होती चली जाती है, उसमें खराशपन आता है। कई बार पेशेंट हमको ये कहता है कि साहब मेरे गले के अंदर जो है खराश महसूस हो रही है, या यूं पेशेंट ये कहता है कि साहब खराश के साथ साथ क्या हो रहा है कि मैं कुछ भी खाता हूँ या गले में जो है खुश्की उसको महसूस होती है। तो यह भी एक कारण लक्षण होता है। इसके बाद में साथ में हम बात करें, आवाज बैठ जाती है पेशेंट की, गले में खुरदुरापन, जलन महसूस होने लगती है। जलन महसूस होने वाला कारण आता है जिन लोगों को GERD या एसिड रिफ्लक्स की शिकायत है, उन लोगों को यह शिकायत जरूर मिलेगी कि गले के अंदर जलन महसूस हो रही है। फिर बार बार गला जो है साफ करने की आदत होती है, पड़ जाती है हमको, एक लक्षण ये भी हो जाता है। बोलने पर जल्दी थकान या गले में दर्द महसूस होने लगता है, गले में सूखापन, कभी कभी हल्की खांसी होती है। गंभीर स्थिति जब इसमें पैदा हो जाती है तो क्या होता है कि सांस लेने में भी जो है तकलीफ होने लगती है। या 3 महीने से या 3 हफ्ते से ज्यादा यदि ऐसा कोई कंडीशन बन जाती है, तब देखने में आता है कि पेशेंट को जो है या तो किसी ENT स्पेशलिस्ट को दिखा देना चाहिए। 3 हफ्ते हो गए हैं और कुछ पेशेंट में यह जो परसेंटेज है बहुत रेयर है, ऐसा नहीं कि इसका परसेंटेज ज्यादा है। कम परसेंटेज के अंदर यह देखने में आता है कि गले का या क्रॉनिक लेरिंजाइटिस होने के कारण उसको जो है कैंसर की भी शिकायत हो सकती है। तो हमको इससे बचने के लक्षण मतलब बचने के उपाय क्या क्या करने चाहिए। सबसे पहली चीज है पेशेंट को जो है गर्म वस्तुएं खाने को देनी चाहिए। गर्म वस्तुओं में सूप भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है ना। कोई भी गर्म हल्की सी जो कुनकुनी सी हो, ऐसी कोई भी आइटम हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। साथ में हमको ऐसी दवाइयां या ऐसा लिक्विड का उपयोग करना चाहिए जो एक एक्सटर्नल गले के अंदर जो है परत बना करके रखे, या गले के अंदर चिकनाई बना करके रखे, जिसमें एक शहद भी हो सकता है ना। शहद बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक का काम करता है, बहुत सारी गले की या अन्य बीमारियों में काम करता है। कभी आयुर्वेद का हमारा जब लेक्चर होता है तब हम शहद के बारे में बताएंगे। अभी हम बता रहे हैं कि शहद भी आप उसको हल्का सा चाटने के लिए दे सकते हैं। साथ ही हम यदि उसके अंदर बात करें कि हमको जो दवाइयां हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या क्या दे सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सबसे पहले हमको उसको एक्सटर्नल जो है कंप्रेस के रूप में या गले पर बाहर की साइड से पेंट करें। पेंट करने के बाद में हमको एक और चीज का ध्यान रखना है कि उसके बाद में गर्म कपड़ा गले में लपेट दें। गर्म कपड़े के रूप में आपका फलालिन भी हो सकता है, कॉटन का टॉवल या कोई अन्य चीज भी हो सकती है ना। तो ये चीज आपको उसमें देना चाहिए। अब इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो इसको कौन सी औषधि कंप्रेस के रूप में दी जा सकती है। C5 दिया जा सकता है, और C5 यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो C13 मेडिसिन जो है वो दी जा सकती है। साथ ही इसके साथ में हमको WE का जो कंप्रेस करना चाहिए। कंप्रेस का मतलब होता है बाहर से हमको पेंट करना चाहिए, और पेंट करने के बाद में गर्म कपड़ा या फलालेन या कॉटन कुछ भी जो है उसके गले में थोड़ी देर लपेट देना चाहिए, तो उसको गर्माहट मिलेगी। और गर्म जो चीजें वस्तुएं जो है ना, जिसके अंदर मिर्ची मसाले वाली चीजें नहीं हो, है ना, जो सादी हो, जिसमें कोई स्वाद नहीं हो या कुछ मीठेपन लिए हो, है ना, तो ये जो है पेय पदार्थ उसको पेशेंट को देना चाहिए। अब इसके साथ में ये तो हमने एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की बात कर ली। अब इंटरनल यदि ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इंटरनल ट्रीटमेंट में हम बात करें, P3 दिया जा सकता है, साथ में P2 भी दिया जा सकता है। यदि सामान्यतः व्यक्ति है तो हमको P2 देना ही चाहिए। यदि बच्चे हैं या बूढ़े हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास आए हैं तो P3 और P4 जो मेडिसिन है वो हमको देनी चाहिए। साथ में A2 और S1 देना चाहिए। इतनी औषधियां साथ में हमको देना चाहिए
ये हम कंबाइंड रूप से दे सकते हैं, साथ में रेड इलेक्ट्रिसिटी भी हमको उपयोग करनी है। अब इसकी बात आती है, हम इसको थर्ड डायल्यूशन में भी उपयोग कर सकते हैं, फोर्थ में भी कर सकते हैं और सिक्स्थ में कर सकते हैं। हमारे पास पेशेंट की कंडीशन क्या आ रही है, पेशेंट किस कंडीशन में हमारे पास आ रहा है, उस कंडीशन के हिसाब से हमको ये औषधियों का चयन करके, मतलब डायल्यूशन का चयन करके देना चाहिए। P3 या P4 दोनों में से कोई एक औषधि देना चाहिए। अधिकतर मैं बहुत सारे साथियों के प्रिस्क्रिप्शन देखते रहता हूँ, तो उसमें P3 भी यूज कर रहे हैं, P4 भी यूज कर रहे हैं। अब मैं एक सामान्य सी जनरल बात करता हूँ, क्योंकि सभी साथी चिकित्सक है यहाँ पर उपस्थित है। क्या एक प्लांट से यदि किसी एक मेडिसिन के अंदर है और यदि 100 mg या 250 mg या 500 mg आप उसको देना चाह रहे हैं, बराबर है ना। अब यदि उस वही प्लांट किसी अन्य औषधि में भी उपयोग किया गया है, तो आप तो डोज बना रहे थे 250 मिलीग्राम का, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है। आप उसको दे रहे थे 250 मिलीग्राम का, अब आपने उसको दूसरे मेडिसिन के अंदर भी वो प्लांट यूज किया गया है, अब आपने भी वही मात्रा वहां पर उस मेडिसिन की दे दी, तो 250 500 मिलीग्राम हो गया। कई बार इस कंडीशन में देखने में ये आता है कि पेशेंट को जो है आराम नहीं मिलता, तब हमारा साथी जो है, चिकित्सक बंधु जो है, वो ये कहता है या यह शिकायत करता है कि साहब मैंने आपको बताए अनुसार जो औषधियां दी है, इस औषधियों के अंदर मुझे आराम, हमने आर बोला है, P3 या P4 बोला है, या तो P3 दीजिए, P4 दीजिए। P3 किसको देना है, P4 किसको देना है, ये जब सिंगल मेडिसिन की क्लास आएगी तो उसके अंदर आपको बताया जाएगा, या इसी के साथ हम लोग कंटिन्यू करते चलेंगे। जैसे बहुत सारे साथी चिकित्सक बोलते जा रहे हैं, तो हो सकता है वीक में 2 बार की जाए, 2 बार क्लासेस भी की जाए। एक बार इसके अंदर जो ट्रीटमेंट बताए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उसके अंदर उस औषधियों का चयन क्यों किया गया है, साथ ही उसमें प्लांट्स का उपयोग, कौन कौन से प्लांट्स का उपयोग है जिससे वो हमारी बीमारी को पूर्णतः ठीक कर रहा है। तो हमको इन 4 औषधियों का चयन करना चाहिए, साथ में रेड इलेक्ट्रिसिटी का करना चाहिए। हम इसको गर्म कुनकुने पानी के साथ में दे सकते हैं या किसी जूस के साथ में दे सकते हैं। जूस मतलब जैसे आपने दूध वगैरह सारी गर्म किया है, गर्म कुनकुना दूध है, आप उसके अंदर भी दे सकते हैं। यह औषधि यदि हम कहें कि साहब यहाँ पर ये गर्म या इस टाइप से हमको नहीं देना चाहिए, तो ये प्रैक्टिकली जब आप करते हैं तब आप उसको गर्म कुनकुने पानी के साथ में या गर्म दूध के साथ में या चाय के साथ में देते हैं, तो रिजल्ट में कोई वेरिएशन नहीं आता। वेरिएशन आता है हम जो औषधियाँ दे रहे हैं उसकी मात्रा कितनी है। साथ ही हम लोगों को एक चीज और ध्यान देना चाहिए, हर बार मैं क्लास में बताता हूँ कि यदि आपने थर्ड डायल्यूशन का उपयोग किया है और पेशेंट की जो ठीक होने की कंडीशन है वो स्थिर हो गई हो, तब उस कंडीशन के अंदर आपको जो है नेक्स्ट डायल्यूशन का उपयोग करना चाहिए। यह कंडीशन में आप सीधे कंप्लेंट करें या एकदम घबराहट में न आए कि साहब मेरे को तो P3 के बाद आगे रिजल्ट मिलना बंद हो गया, मैंने किसी अन्य पैथी का सहारा ले लिया। आपको यहाँ किसी अन्य पैथी का सहारे की आवश्यकता नहीं है, आप इन्हीं औषधियों का चयन करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। साथ ही इसके अंदर हम आपको जो है आने वाले समय के अंदर अगली क्लास के अंदर बताएंगे कि कौन कौन सी नाक से संबंधित जो अपनी समस्या थी, इसमें सर्दी का भी होना, गले का भी होना, तो इसके अंदर कौन सी औषधियों को आप जो है इनहेलर की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे हम एलोपैथी की बात करते हैं, हालांकि उसके अंदर विक्स इनहेलर के अंदर विक्स जो भाप के रूप में लिया जाता है, तो वो तो पूरी तरह आयुर्वेदिक औषधियाँ है, भले वो एलोपैथिक वाले उसको एडवाइस देते हैं कि आप इस तरह से इसको उपयोग करिए, बाकी वह जो है पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। तो अगली बार हम जो है क्लास के अंदर क्रॉनिक लेरिंजाइटिस के अंदर आपको भाप देने के बारे में भी बता सकते हैं, अभी बता देते हैं। चलिए, यही जो औषधियाँ आप उसको एक्सटर्नल दे रहे हैं, आप पेंट कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, यही औषधियाँ जो है आपको C5, C13 और WE जो है आप उसको कंप्रेस के रूप में दे रहे हैं। तो साथ ही उसको कंप्रेस के साथ साथ जो है आप उसको इंटरनल जो है भाप के रूप में भी दे सकते हैं। भाप के रूप में देने के लिए आपको करना क्या है, गर्म कुनकुना पानी कराइए, जिस तरह से विक्स की भाप देते हैं उस तरह से आप इसको दे सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, डायल्यूशन की बात आती है, लोग D6 के आगे रुक जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए
आप लोग D6 से आगे मत रुकिए। आपको यदि D6 के बाद आपके पास मेडिसिन है, D3 है, अच्छी कंपनी की है, किसी भी कंपनी की हो, XYZ किसी कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, किसी कंपनी की मैं कोई वो नहीं बोलता किसकी अच्छी इसकी बुरी है। आपके पास जिस कंपनी का आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं, जिससे रिजल्ट मिल रहा है, आप उसी कंपनी की मेडिसिन को D6 के बाद भी बना सकते हैं, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। ये लोगों का कहना है कि साहब D6 के बाद यूज नहीं करते, आप D7 बना के रखिए, अपने पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए और एक कॉपी में लिख के रख लीजिए कि आपने किस पेशेंट को कौन सा डाइल्यूशन दिया था और कितनी मात्रा में दिया। हो सकता है वो अगली बार आपका रामबाण फार्मूला बन जाए कि आप पेशेंट को आते से ही यदि वो दवाई दे देते हैं तो विद इन अ सेकेंड वो ठीक हो जाता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जहाँ इलेक्ट्रो का शब्द का इस्तेमाल है, यह क्विक रिजल्ट देती है, इलेक्ट्रिक की तरह देती है, मतलब इलेक्ट्रिक मतलब विद्युतीय तरंगों के हिसाब से देती है ना। ये मत समझिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से। विद्युतीय तरंगें जिस तरह से काम करती है, शरीर के अंदर भी हमारे हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं, उसी तरीके से यह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन काम करती है। तो आप वह मेडिसिन D6, D7, D10 तक भी जाकर के दे सकते हैं। कुछ साथी चिकित्सक जो है D12 तक भी जा रहे हैं। और आपको मेडिसिन बनाने में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1:9 के रेशियो से डाइल्यूशन बनता है। पोटेंसी आपकी 1:49 कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग 1:99 बनाते हैं। आप जिस भी फार्मूले से बना रहे हैं, जैसे भी बना रहे हैं और यदि आपको परिणाम मिल रहे हैं तो किसी भी के भी कहने में आप फार्मूले को बनाने के फार्मूले को चेंज मत करिएगा। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, हर कोई अपनी क्लास में लेकर के आता है, नया फंडा लेकर के आता है कि भाई साहब आप एक काम करिए मेरे तरीके से बना के देखिए। आप किसी के तरीके पे मत जाइए। आप जो तरीका दे रहे हैं, आप जिस तरीके से मेडिसिन बना करके पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, सबसे बढ़िया बेहतर तरीका प्रैक्टिस का वही होता है। प्रैक्टिस का मतलब ही है एक प्रकार से सीखना। तो आप सीख रहे हैं, तो जब आप सीख गए हैं उसको करना, तो आप किसी के कहने में आकर के या बहकावे में आकर के अपने तरीके को मत चेंज करिए। आपका तरीका चेंज यदि होगा तो इससे आपको भी आर्थिक नुकसान होगा और साथ ही आपके पेशेंट को भी नुकसान होगा। आर्थिक भी नुकसान होगा और उसको शारीरिक भी नुकसान होगा। तो ये थी आज की हमारी क्रॉनिक लेरिंजाइटिस की क्लास। हम इसके ऊपर आपको कल शाम तक या परसों सुबह 10 बजे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिन्होंने नहीं किया है। कल सुबह 10 बजे तो नहीं, परसों सुबह 10 बजे तक क्रॉनिक लेरिंजाइटिस का जो है आपको वीडियो पूरा बना हुआ मिल जाएगा। प्रयास हम कर रहे हैं, हम टेक्निकली इतना जानते नहीं है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि यदि हुआ तो जिस क्लास के अंदर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं यही की यही रिकॉर्डिंग करके आपको दे दें। और आने वाले समय में हम आपके प्रश्न उत्तर भी लेना चालू करेंगे। इसके लिए चैनल के माध्यम से भी करेंगे। आप आपकी रिपोर्ट, आपके पेशेंट की सारी रिपोर्ट हमको भेजिए, हम आपको पूरा पूरा फार्मूला बताएंगे। उसके ठीक होने तक हम आपका साथ देंगे और हम आपसे विनती करेंगे कि आप उस फार्मूले को या देने के तरीकों को लिख करके रखें, डायरी मेंटेन करें ताकि अगली बार अपने पेशेंट को वही फार्मूला या वही तरीके से मेडिसिन आप दे सकें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी आए इस क्लास में। किसी को कुछ पूछना हो या नेक्स्ट टाइम में कोई क्लास के बारे में चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। जी जी सर, जबलपुर में कहाँ पर है सर? जबलपुर में कहाँ पर सर? अच्छा अच्छा जी, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सुना है मैंने जी। जी सर, मैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। जो भाप देने वाली बात है ना, 100 ml यदि आपने वाटर लिया है, मतलब आप आधा गिलास पानी लिया है, आपका बर्तन जिसमें बर्तन में आपने पानी को बॉईल किया है वो कोई सा भी हो सकता है या किसी बर्तन में ट्रांसफर कर रहे हैं वो पानी, तो आप किसी में भी हो सकता है। आपने यदि उसके अंदर पानी 100 ml के आसपास लिया है तो 5 से 10 बूंद पर्याप्त होती है। 5 बूंद के अंदर भी आपको रिजल्ट मिलेगा, 10 बूंद के अंदर भी रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट कम या ज्यादा हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कम या ज्यादा बस, मतलब क्विक रिजल्ट मिल जाएगा या थोड़ा स्लो मिलेगा, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान रखिए। दूसरा, आपने एक क्वेश्चन किया था D3 का मतलब थर्ड डाइल्यूशन का हमको कितनी मात्रा देनी है। देखिए, वैसे तो यदि हम देते हैं 30 ml की बोतल के अंदर, अब हमको उसको ये डिसाइड करना है कि हमको दिन में 3 बार देना है, 4 बार देना है या 5 बार देना है या 2 बार देना है। यह बात के ऊपर निर्भर करता है कि हमको उसके जो ड्रॉप्स है कितने कितने उसके अंदर यूज करना चाहिए। जबकि हम देखें, यदि जनरली देखें तो हम यदि D3 दे रहे हैं या थर्ड डाइल्यूशन दे रहे हैं
तो हमारा साइंटिफिक तरीका जो होता है 1:9 का होता है। बाकी हम लोग 1:9 नहीं देते। ये बात 90% पेशेंट में देखने में आती है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि साहब मेरी मेडिसिन ज़्यादा यूज़ हो जाएगी। तो हम लोग ये कहते हैं कि आप 30 बूंद से 35 बूंद जो है, आप 30 ml की बॉटल लीजिए, उसके अंदर 30 बूंद से 35 बूंद, 30 बूंद लगभग यदि हम ml की बात करते हैं तो ml में 1.5 ml होती है। 1 ml के अंदर 20 ड्रॉप्स होते हैं और 1.5 ml के अंदर आपके 30 ड्रॉप्स हो जाते हैं। यदि आपके पास मेजरिंग ग्लास या कुछ अन्य है, फनल वगैरह या कुछ है, तो जिससे आप उसको मेजरिंग करके दे सकते हैं। यदि नहीं है तो आपके पास 5 ml और 10 ml का सिरिंज होना चाहिए। उस सिरिंज से आप उसको नाप करके दे सकते हैं। यदि आपको एक्यूरेट करना है तो आप 2 ml का भी आता है सिरिंज, उस सिरिंज से आप उसको नाप करके दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, एक बार आपने एक पेशेंट को वह ओजी दे दी तो उसी प्रकार की ओजी के लिए आप उस सिरिंज का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा आपको सिरिंज फेंकनी चाहिए। क्यों फेंकनी चाहिए? क्योंकि आप अगले पेशेंट को दे रहे हैं, तो इस सिरिंज के अंदर वो मेडिसिन तो रह गई है। आप कितना ही बोले, मुझे बोले या अपने आप को भी यदि देखें, आप तो प्रैक्टिस कर रहे हैं और फॉरेस्ट के अंदर ही है शायद, आपने बताया है ना? आपकी वॉइस नहीं है, ये आपका माइक ऑफ है। जी 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 जी। तो आप तो साइंटिस्ट है, तो आप तो जानते हैं कि कुछ ना कुछ मेडिसिन की मात्रा रही जाती है ना? तो सर कायदे से तो हमको थर्ड डाइल्यूशन बना के रखना चाहिए। हमारी जो फार्मेसी होती है जहाँ पर हम लोग चिकित्सा कर रहे हैं, उसके अंदर हमको D3, D4, D5, D6 तो D10 तक बना करके रखना चाहिए 1:9 के रेशो में। जनरली ये होता है कि अ, हमारे साथी जो हैं वो बनाने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और फार्मूले को ध्यान में रखते हैं कि साहब ये फार्मूला जो मैंने सबसे पहले कहा कि फार्मूले को लेकर के यदि कोई कर रहा है तो वहां पर ये दिक्कत आती है कि साहब मैंने तो फार्मूला ले लिया, बाकी उस फार्मूले में उसको जो है प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम उसको कर सकते हैं 30 ड्रॉप्स जो है, आपने 30 ml लिया, 30 ड्रॉप्स मतलब 1.5 ml आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं। 28.5 ml जो है आप उसके अंदर डिस्टिल वाटर यूज कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो हमने पानी लिया है जो वो मैक्सिमम तो आपको डिस्टिल वाटर यूज करना चाहिए। यदि डिस्टिल वाटर नहीं है तो आपके पास जो भी आरओ का अच्छा पानी हो, जिसका टीडीएस अच्छा हो, आप उसको यूज कर सकते हैं। यदि वह भी नहीं हो तो आप आपके यहाँ अपने क्लिनिक में या घर से बॉईल करके पानी एक बोतल भर के ले जाइए, उसमें से उसको उपयोग कर लीजिए। क्योंकि कोई भी जल आप यूज कर रहे हैं बॉईल करने के बाद लगभग लगभग 1 महीने तक मेरे हिसाब से खराब नहीं होता, मेरे देखने में तो आया है कि 1 मंथ तक खराब नहीं होता, उसके बाद वो धीरे धीरे उसके अंदर जो है खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम इस तरीके से 28.5 ml पानी ले लें और 1.5 ml आप मेडिसिन ले लें, पूरा नाप तोल करके आपको रिजल्ट मिलेगा। ये हो सकता है कि आपके ड्रॉप कम या ज्यादा हो सकते हैं, तो रिजल्ट उसका कम या ज्यादा होगा, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा इलेक्ट्रोहोमोपैथी। दूसरी चीज आप उसको कर सकते हैं कि आपने मान लीजिए अब 30 ml के अंदर जो मेडिसिन दी है D3 की, अब उसको एक नेक्स्ट बात आती है कि आपको उसको जो है कितनी बार देना है। ठीक है? अब पेशेंट यदि बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में आया है तो आप एवरी उसको 5 मिनट्स बाद भी दे सकते हैं, 10 मिनट्स बाद भी दे सकते हैं, 30 मिनट्स के बाद भी दे सकते हैं। या हमारे साथियों को ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि साहब मैं मेडिसिन दे रहा हूँ तो कोई एग्रीवेशन हो जाएगा या कोई नुकसान हो जाएगा, वो बात की चीज है। वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना? तो आप इस तरीके से उसको मेडिसिन को दे सकते हैं जिससे ही उसको आराम मिल जाए। आपको डोज तत्काल बंद करना है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आपको सुबह दोपहर शाम पे आ जाना है। नहीं तो क्या हमारे कई बार ये भी देखने में आया है कि हमने बता दिया कि भाई आराम मिलने तक आप उसको 5 मिनट या 10 मिनट के अंतराल से दे सकते हैं। अब उस कंडीशन में पेशेंट तो ठीक है, ठीक होने लगा, तो हमारा जो साथी है वो उसको कहता है कि भाई और लेते रहो अभी। नहीं, अब आपने उसको आराम दे दिया है, अब आपको जो प्रॉपर डोज है टीडीएस या क्यूडी में है, आपको उसके हिसाब से देना है। ठीक है सर, नमस्कार। और किसी हमारे साथी का कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं, या इन्हीं के डॉक्टर साहब के क्वेश्चन में उनका क्वेश्चन जो हो चुका हो तो हम आज की जो लाइव क्लास है उसको ऑफ करें। मेरे हिसाब से आज के सभी क्वेश्चन सर के क्वेश्चन में शामिल हो चुके हैं। एक डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, यादव जी कुछ। हाँ यादव जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। राजकुमार यादव जी आपका माइक जो है आपके पास से ऑन होगा, आपकी स्क्रीन पर आप मोबाइल पे हो या डेस्कटॉप पे हो या पीसी पे हो, वहीं से आपको आपका माइक ऑन करना होगा। चलिए आज की हम लाइव क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलेंगे 9:30 को। भाइयों दोस्तों, टाइम का ध्यान रखिएगा।
आपका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, यह मैं जानता हूँ, उतना ही मेरा भी महत्वपूर्ण है और हम सभी का है। चलिए आज के लिए सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, मिलते हैं।